Good morning, students. We have studied in geography about sustainable development. Today, we will explain it in detail. What is sustainable development? Why is it necessary to follow? First of all, we will see what is sustainable development. Development which should take place without the damaging of the environment and presently which can fulfill our needs, but the future generation could not compromise with it. Means कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं हम रिसोर्सेज का इस प्रकार से उपयोग करें जिससे कि हमारी प्रेजेंट जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती रहे, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, उसे डैमेज ना करे और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन जो है उसे भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इट उसके लिए भी बचा रहे। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हम जानते हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं वे सभी नेचुरली बनते हैं और उसके प्रोडक्शन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बट जिस प्रकार से हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन के बीच में काफ़ी गैपिंग बढ़ रही है। इसी प्रकार से हम अगर केयरलेसली इसका यूटिलाइज करते रहे तो आने वाले फ्यूचर में यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और फिर क्या होगा? हम याद करेंगे जब हम हिस्ट्री में पढ़े थे पाषाण युग में वही पत्थरों के औजार, पैदल चलना, जंगली जो जीव है और उसे मार के खाना, कंदमूल खाना, बस इट मीन्स डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक जाएगी। तो हम तो यूटिलाइज कर लिए बट फ्यूचर जनरेशन को सफर होना पड़ा। इस जो इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज वे नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने केयरलेसली इसका यूटिलाइज किया। अब है प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी इसको सिस्टमेटिक ढंग से यूज करना आवश्यक है, क्योंकि ओवर यूज करने से अनेक प्रकार से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत अधिक कोल, पेट्रोलियम इस सब के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है। इस लेयर के जमने से क्या होता है? जो सन हीट है, सन रेज हैं, वे अर्थ तक तो आ जाती हैं और अर्थ द्वारा जो उसे छोड़ा जाता है हीट को, उसे स्पेस में वापस नहीं जाने देता है। वह वहीं से टकराकर हीट सर्कुलेट होता है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग से क्या हार्म से? अगर इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग होते रहा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ऐसे बढ़ती रही तो सबसे पहले ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा। आप पूछेंगे ओजोन लेयर क्या है? यह एटमॉस्फेयर में आप ऑक्सीजन का जानते हैं O2 होता है, लेकिन ओजोन में जो ऑक्सीजन है वो O3 से बने हुए हैं। वह लेयर सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं और एक्सेस हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और लिमिट अमाउंट में हीट को अर्थ तक आने देता है। अगर ओजोन लेयर में छेद हो जाता है, ओजोन
ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होता है तो डायरेक्ट वह अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ तक आएंगे, जिसके कारण हमारे स्किन पे पड़ने से स्किन कैंसर की संभावना होगी, हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे और हीट इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि जितने भी ग्लेशियर्स पर स्नो है वे मेल्ट हो जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि 71% जो है अर्थ का भाग वह वाटर का है, 29% ही लैंड है। तो ये सारे के सारे लैंड जो है वे जलमग्न हो जाएंगे। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे पॉइजनस गैसेस हैं। जब हम उसे ब्रीदिंग में लेते हैं तो हमारे फेफड़े खराब होते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। मशीन के चलने से, मोटर बाइक के चलने से अधिक से अधिक नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। इस नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है? डीफनेस, बहरापन, कम सुनते हैं, ऊंचे सुनने लगे हैं, हार्ट बीट बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। एंड फोर्थ होता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या है कि सॉइल जो है उसमें जब हम फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से निकले हुए वाटर को, पॉल्यूट वाटर को डायरेक्ट लैंड पर छोड़ देते हैं तो उस कारण से क्या होता है कि लैंड पॉल्यूट हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी क्षमता समाप्त हो जाती है और साथ ही साथ जब उसकी फर्टिलिटी क्षमता समाप्त होती है तो फिर हम जो क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं, क्रॉप्स उग जाते हैं, फिर कहाँ को उग जाएंगे? फिर इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? और फिफ्थ आता है वाटर पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, जितने अधिक इंडस्ट्रीज खुलते हैं, इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं? डायरेक्ट पानी को, गंदे पानी को तालाब में, झील में, नदियों में जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें डाल देते हैं और 1 लीटर पॉल्यूटेड वाटर 9 लीटर्स जो फ्रेश वाटर को पॉल्यूट कर देता है। इसके कारण वाटर स्कार्सिटी होती है। अब हमें आशा होनी चाहिए, जब 71% ओशन जो है अर्थ का वाटर है, फिर आप देखते हैं कि हर जगह यह सुनाई पड़ती है कि यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी हो रही है। ऐसा क्यों सुनाई पड़ती है? यही कारण है कि हम अपने एक्टिविटी के कारण वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं और फिर ड्रिंकिंग वाटर का हमें अभाव होता है। साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डाउन जा रहा है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन के सेटलमेंट्स के लिए, इंडस्ट्रीज के ओपन के लिए फॉरेस्ट को अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। इस फॉरेस्ट के काटे जाने के कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल रही है, उसकी मात्रा बढ़ रही है और ये जो ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते थे, यह घट रहा है, जिसके कारण हीट बढ़ रही है। जो वाटर वेपर होता है, अधिक हीट के कारण कंडेंसेशन नहीं हो पाता है, इसलिए रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ जो ये प्लांट्स के जो रूट्स हैं, ये रूट्स तेजी से वाटर को नीचे सॉइल में जाने देने में हेल्पफुल होता है और प्लांट्स के कटने के बाद वह उतनी तेजी से अंदर नहीं जा पाता है, जिसके कारण वे नाले के द्वारा बहते हुए किसी नदी में, समुद्र में, इस सब में चला जाता है। और आगे है कि हम अधिक से अधिक अंडरग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं। एक तो उसमें अंडरग्राउंड वाटर लेवल में जो है, ये जो
फॉल के द्वारा वाटर अंदर जाता था वह तो घट रहा है, दूसरी ओर हम उसका यूटिलाइज अधिक से अधिक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जितने भी इंडस्ट्रीज है फ्रेश अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं। आज घर में देखेंगे जितने भी एडवांस्ड फैमिली हैं समर का यूज करते हैं और घंटों उसमें नहाते हैं, जिससे वाटर लेवल बहुत तेजी से डाउन जा रहा है और यह बड़े कंसर्न की बात है। अगर इस पर अवेयर नहीं हुए तो एक दिन हम सभी को इसके दुष्प्रभाव को झेलना पड़ेगा और हम सभी को पीड़ित होना पड़ेगा। तो अब क्या है कि इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या कोई अवेयर नहीं है? यस, आप इसमें से देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में वर्ल्ड के 100 देश से अधिक के राष्ट्राध्यक्ष ने एक सम्मेलन किया, जिसका उद्देश्य यही था कि रिसोर्सेज का यूटिलाइज हम बहुत सोच समझ कर करें। अपने देश के लैंड जो है उसके लगभग 30% भाग पर फॉरेस्ट हो। पूरे वर्ल्ड में जो पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीब और अमीर के बीच में खाइयां बढ़ रही हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। वर्ल्ड लेवल पर जो डिजीज फैल रहे हैं उसे सभी आपस में मिलकर किस प्रकार से इसे समाप्त किया जाए और जो पुअर कंट्री है उसे किस प्रकार से सभी देश सहयोग करके उसे डेवलपमेंट में उसे डेवलप करने में अपना योगदान दें। इसके लिए उन्होंने एजेंडा 21 चलाया। एजेंडा 21 का मोटो यही था, फॉरेस्ट को बढ़ाना, जो पुअर कंट्रीज हैं उसके डेवलपमेंट में सहयोग देना, इलिटरेसी को मिटाना और जो सामाजिक बुराइयां हो रही हैं मेनली जो रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेटली यूज के कारण जो समाज दो भाग में बढ़ रहा है, हैव एंड हेवन, रिच एंड पुअर में जो समाज बढ़ रहा है, इस प्रकार से इसकी खाई को कैसे कम किया जाए, जो डिजीज फैल रहा है, जो इलिटरेसी है, इस सब को कैसे मिटाया जाए, ये सारे ही कंसर्न थे। और यह किया गया कि प्रत्येक देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने राष्ट्रों में इस एजेंडा 21 को लागू करेंगे। यही हमारा एजेंडा 21 था। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग कि किस प्रकार से प्लानिंग किया जाए और फिर देखेंगे इंडिया में किस प्रकार से रिसोर्स प्लानिंग की व्यवस्था की गई है। ओके।